फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज का जो टॉपिक है वो वैदिक-कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। वैदिक-कालीन सभ्यता का ये सेकंड लेक्चर होगा। पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया जा चुका है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। एक चीज़ और, जिन लोगों को इसका PDF चाहिए वो लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला बात ये हम इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला जो इसमें पॉइंट है आपका, वो है आपका यह एक कबीला आधारित व्यवस्था था। यहाँ पे कबीला का मतलब यह है, कबीला आधारित व्यवस्था था, इसका मतलब क्या है? तो कबीला बेसिकली वो लोग समूह जो एक वर्ग समूह से आते थे, मतलब एक वंश कुल का अलग अलग लोग जो एक समूह में रहते थे, उन लोगों को क्या कह रहा है? कबीला कह रहा है। तो एक ही वंश समूह के लोग जब एक साथ झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो क्या कहते हैं? कबीला कह देते थे। तो ये व्यवस्था क्या कहते हैं? कबीला आधारित व्यवस्था था। ठीक है, और अगला जो इसमें पॉइंट है वो है कि कुटुंब अथवा कुल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और इसका ये प्रधान होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका प्रधान कुलप अथवा कुलपति होता था। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी व्यवस्था को चलाना है, समाज को चलाना है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। ठीक है, अब शुरुआत यहाँ पे देखने को मिलता है, आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे जो वहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोग थे, वणिक वर्ग के लोग थे, उस व्यवस्था को चलाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हो चुका है। जैसे हमारे यहाँ आज पे है, जैसे आप नीचे स्तर पर देखिए तो परिवार से बड़ा वार्ड, वार्ड से फिर ग्राम हो जाता है। परिवार को प्रशासनिक व्यवस्था में काउंट नहीं करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे परिवार के लेवल पर संचालित होता ही है समाज, कि भाई ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, परिवार के लोग कहते रहते हैं तो भाई नहीं करो। तो एक समझ लीजिए उस तरीके की व्यवस्था। उसके बाद वार्ड हो गया, उसके बाद ऊपर से ग्राम हो गया, ग्राम से ऊपर पंचायत हो गया, ब्लॉक हो गया, और इसके ऊपर आप जैसे ऊपर जाते जाएंगे उस तरह से व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरीके की व्यवस्था क्या था? वैदिक काल में भी बटा हुआ था, तो कुछ वैसा ही मिलता जुलता व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें सबसे नीचे क्या है? तो ये आपका है कुटुंब अथवा कुल, जो कि प्रशासन की क्या है? सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, और इसका प्रधान क्या कहलाता था? ये कुलप अथवा ये कुलपति होता था, इसका प्रधान कहलाता था। इससे जो बड़ी इकाई थी उसका क्या नाम था? तो ग्राम था। ग्राम इससे क्या है? बड़ी इकाई है। ठीक है, और इसका जो अधिकारी है वो ग्रामनी नामक अधिकारी होता था, जो ग्राम का अधिकारी होता था। जैसे आज हम लोग आगे देखिएगा, इसमें ग्राम से बड़ी इकाई विस होता था, जिसका अधिकारी विस्पति होता था। अब जो ग्राम से बड़ी इकाई है वो क्या होता है? विस होता है। विस का अधिकारी क्या कहलाएगा? तो विस्पति कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो लाइन है उसमें है कि विश्व से जो बड़ी इकाई है वो जन है। ठीक है, तो विश्व से बड़ी इकाई क्या था? जन थी, और जन का जो प्रधान था वो राजन कहलाता था। ठीक है, इसका प्रधान क्या कहला रहा है? राजन कहला रहा है। तो जन और उसका प्रधान राजन कहलाता था। और जन ऋग वैदिक काल की प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। ठीक है, इस बात के बारे में थोड़ा सा विवाद रहता है कि अलग अलग बुकों में अलग अलग बातें लिखी गई है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आप देख रहे हैं जन के ऊपर में एक संस्था है, उसको बोलते हैं राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र पर कुछ किताबों में मिलता है, कुछ किताबों में नहीं मिलता है, तो आप मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ राष्ट्र भी लिख सकते हैं। 5 भागों में डिवीजन होगा तो उसमें राष्ट्र भी आ जाएगा एक। ठीक है, जन के ऋग वैदिक काल की प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। ठीक है, और यदि आप सर्वोच्च जन के ऊपर भी कुछ मानेंगे, राष्ट्र मानेंगे, तो फिर आप इसको जन को सर्वोच्च इकाई नहीं मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तनाव नहीं लेना। देख, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हिस्ट्री का जो ये सेगमेंट चल रहा है, प्राचीन भारत है, इसमें जानते हैं कि खोज पे बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिल जाता है। अब वैदिक काल का उदय ही देख लीजिए, आर्यों ने इसका उदय किया। एक लोग कह रहे हैं कि भाई उत्तरी ध्रुव से आए, जैसे बालगंगाधर तिलक जैसे लोग हैं। ये दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि तिब्बत से लोग आए हैं। ठीक है, बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई मैक्स मुलर कह रहे हैं कि मध्य एशिया से लोग आए हैं। तो फिर अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, ये तो थोड़ा बहुत ओपिनियन अलग अलग किताबों में मिल जाता है, पर आपको मानना तो पूरे राष्ट्र मान सकते हैं, नहीं तो फिर तो ठीक है। ठीक है, ऋग्वेद काल में क्या है? राजा का अन्य नाम जो है जनस्य, राजन और गोपा इत्यादि कहा जाता था। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से जानते थे। आगे देखिएगा ऋग्वेद कालीन प्रशासनिक संस्था के बारे में। ये आपका डायग्राम है, देख लीजिए, ये आपका डायग्राम है, जो भी हम लोग वहाँ पढ़े हैं उसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे छोटा इकाई क्या है? आपका कुल है, कुल के ऊपर ग्राम हो गया, और विश्व हो गया, और विश्व के ऊपर क्या है? जन है। और कुल का प्रधान कुलपति, ग्राम का प्रधान ग्रामनी, विश्व का प्रधान विस्पति, और जन का प्रधान राजन कहलाता है। राजा को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग वैदिककालीन प्रशासनिक संस्था, उसमें क्या है? सभा, समिति। ठीक है, और आपको विदत मिलेगा एक, और गण भी मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रशासनिक संस्था है। आज ही हमारे यहाँ प्रशासनिक संस्था है। ठीक है, तो जैसे विधायी कार्यों के लिए ही है, राज्यसभा लोकसभा विधायी कार्य करते हैं। राज्यसभा पे देखिए तो विधानसभा होगा, जहाँ पे 2 सदनीय व्यवस्था होगा वहाँ पे आपको विधान परिषद ही मिल जाएगा। तो उस तरीके का व्यवस्था आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, अलग अलग लोग। ठीक है, इसमें जन क्या है?
इसमें पहला है सभा, और सभा में क्या था, जन के सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन होता था। तो जो प्रमुख लोग होंगे जन का, जन मतलब जो भी आप देख रहे हैं ये व्यवस्था, उस व्यवस्था में जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसमें जन के जो प्रमुख लोग थे उनका चयन इसमें सभा में किया जाता था। यह वर्तमान काल की राज्यसभा की समकक्ष संस्था थी। ठीक है, ऐसा तुलनात्मक रूप से कह देते हैं कि जो वर्तमान में राज्यसभा है उस तरीके से समकक्षी संस्था उस समय पर देखने को मिल जाता है। पहला ये कि ये छोटी संस्था थी। ठीक है, तो उस समय पे भी सभा जो थी छोटी संस्था थी। आज भी राज्यसभा लोकसभा के तुलनात्मक रूप से देखिए छोटा ही है। ठीक है, आज भी राज्यसभा को अपर हाउस कह देते हैं। अपर हाउस कहने का संदर्भ ये होता है, उच्च सदन कह देते हैं। उसका संदर्भ ये होता है कि भाई मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, उच्च लोगों का चयन, ऐसा मान लेते हैं कुछ लोगों का चयन हुआ है। वैसे तुलनात्मक रूप से देखिए तो ये व्यवस्था बेसिकली ब्रिटिश संसद प्रणाली के कहानी के तौर पर वहाँ से लिया गया है कि वहाँ पहले ये हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन का कॉन्सेप्ट था। उसी के बेस पे यहाँ पे भी तुलनात्मक रूप से राज्यसभा को अपर हाउस, इस हाउस ऑफ लॉर्ड कह सकते हैं। उसकी तुलना में ब्रिटेन की तुलना में कहिएगा तो उस तरह से दो व्यवस्था देखने को मिलता है, जो अलग अलग नामकरण किया गया है वो है। ठीक है, तो कि ये सब तुलनात्मक रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं मानेगा कि हाँ ऐसा कुछ एकदम कहीं पे बहुत ब्रह्म वाक्य वैसा नहीं है। अगला है कि ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां इसमें भाग लेती थी। तो आपको कुछ जानकारी मिल जाता है, इसमें कहते थे कि स्त्रियां सभा वाले ग्रुप में भाग लेती थी, सभा में भाग लेती थी। ठीक है, चलिए अगला, यह सामान्य जन की संस्था थी। क्या है, तो ये सामान्य जन की संस्था है। कौन, समिति। अगला जो समिति संस्था है उसका नाम क्या है, समिति नाम है। और समिति क्या है, सामान्य जन की संस्था कहला जाती है। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन जैसे कहते थे ब्रिटेन में निचले सदन को, हमारे यहाँ निचला सदन कहते हैं, तो इस तरीके से कह लेते हैं। ये जनजातीय संस्था जनजातीय सरदार के चुनाव में भाग लेते थे। ठीक है, मतलब जो भी जनजातीय समूह या कबीला का जो सरदार चुना जाएगा उसमें ये समिति भाग लेगी। ठीक है, इसको भी आज क्या कह देते हैं, इसको लोकसभा के समकक्ष तुलना ये संस्था कह देते हैं कि जो जैसे आज लोकसभा उस तरीके से वैदिक काल में समिति ऐसा कुछ था। ठीक है, तो तुलनात्मक रूप से ऐसा कह देते हैं। और जनजातीय सरदार के चुनाव में समिति भाग लेती थी। आप समझ जाते हैं कि आज हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री, मतलब ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि इस तरह का कोई गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है तो उस तरीके से उसमें मुख्य रूप से ऐसी भूमिका रहती है कि भाई लोकसभा से होंगे। ऐसे राज्यसभा के से भी लोग सदस्य जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, पर मुख्य रूप से ऐसा रहता है कि भाई कहाँ से होंगे, तो ये लोकसभा से होंगे, तो उसमें भाग लेते हैं। इसके अध्यक्ष को ईशान अथवा पति कहा जाता था। ठीक है, इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे, ईशान अथवा पति कह देते थे। ठीक है, अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद जो कि आपको वैदिक कालीन ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि सभा और समिति क्या है, प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। प्रजापति ब्रह्म से लिया गया है, तो एक व्यक्ति के दो पुत्री जो समाज को संचालित करने का काम करे, इस तरह का एक विचार समझ लीजिए कि है ये। अगला आपका विदत। और विदत क्या है, बेसिकली एक संस्था जो कि सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। किसकी, ये ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन संस्था है का विदत। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। तो इस तरह का विचार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में इसकी चर्चा 122 स्थानों पर मिलता है। यह संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। मतलब सैनिक कार्य भी कर सकता है, असैनिक कार्य भी कर सकता है तथा धार्मिक कार्यों को देखने का काम करता है। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी थी। समिति में आपको नहीं मिला देखने को महिलाओं की भागीदारी, लेकिन इसमें भी महिलाओं की भागीदारी थी। ठीक है, जिस तरीके से आपको ऊपर में सभा में देखने को मिला था। एक और संस्था है जिसको बोलते हैं गण, जो इसके नीचे की संस्था थी। और इस सब संस्था का काम क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करना, राजा को कुछ सलाह वगैरह देना, ये सब काम करना इस संस्था का काम होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रशासनिक अधिकारी। इस काल में राजा के सहयोग के लिए कुछ अधिकारी थे। जैसे पहला पुरोहित, जो कि देखिए वैदिक इस काल में आते आते राजा का थोड़ा सा स्वरूप बदलने लगा था। और स्वरूप कैसे बदला, तो राजा प्रमुख होने लगे धीरे धीरे आके, कि एक व्यक्ति आएगा जो राजा बनेगा। ठीक है, उसका प्रमुखता चलेगा समाज पे। तो उस तरह की व्यवस्था आपको धीरे धीरे देखने को मिला। इतना नहीं कि जैसे उत्तर वैदिक काल में और इसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक स्वरूप आपको उभरने लगा था। ठीक है, कि राजा जैसा कुछ एक व्यवस्था बनने लगा था। उसमें पहला जो है वो है पुरोहित। और पुरोहित में आपको कहा गया, पुरोहित क्या है, राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सलाहकार। तो आज भी होता है, प्रधानमंत्री लेवल के ऊपर साथ होते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी वगैरह कहते हैं जिसको, तो वो लोग साथ रहते हैं, मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं। तो लोग क्या काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं। उस तरीके से पुरोहित क्या था, राजा का प्रमुख परामर्शदाता कहलाता था। ठीक है, इसमें दो व्यक्ति का नाम है, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये दो क्या थे, तो ये पुरोहित थे जो राजा को परामर्श, सलाह ये सब देने का कार्य करते थे। ठीक है, चलिए अगला, सेनानी, सेना का नेतृत्व करता, जो सेना का प्रमुख व्यक्ति है उसको सेनानी कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेना को नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं।
उसके बाद है कुलपति, परिवार का मुखिया, जो आप पहले भी जान चुके हैं। विस्पति, विश्व का प्रधान, विश्व का ये प्रधान। ग्रामीणी, गांव का मुखिया है। ब्राजपति क्या है? चरागाह का अधिकारी है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जो पूरा व्यवस्था है, आगे आप पढ़ेंगे वैसे सामाजिक व्यवस्था में, सॉरी आर्थिक व्यवस्था में किस तरह से ये समाज चलता था, उसमें आप देखेंगे कि पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय के रूप में था, ठीक है। और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, तो भाई आप कहीं पे भी पशु को चराना है, कुछ करना है भाई, उसको भोजन की करना है, तो उस तरह का कोई अधिकारी होगा जो कंट्रोल करेगा उस व्यवस्था को। तो चरागाह का अधिकारी आपको ब्राजपति देखने को मिल जाता है। एक अधिकारी, इसका नाम है अस्पस, गुप्तचर तथा संदेश अधिकारी। ये गुप्तचरी का काम करते थे ये, और संदेश वगैरह पहुँचाने का काम करते थे। दूसरा जो अधिकारी उसका नाम है दूत, और दूत क्या है? विभिन्न कबीलों का सामंजस्य करता, लीजिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? दोनों कबीलाओं के बीच में सामंजस्य कराने का काम कर रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सामंजस्य करता, ठीक है। तो सामंजस्य कराने का ये काम कर रहा है। इस तरह के अधिकारी हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है आपका सामाजिक व्यवस्था, और सामाजिक व्यवस्था में क्या है? तो देखिए ये समाज कैसा था? तो ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक का मतलब यह है कि किसी भी निर्णय में, सामाजिक व्यवस्था में प्रमुख कौन होगा? तो पिता होगा, ठीक है। तो ये प्रमुख होगा। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे कि वो समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। आगे भी एक ऐसा आप इतिहास पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा कि वो मातृसत्तात्मक समाज था, लेकिन ये समाज क्या है? पितृसत्तात्मक समाज है। आपको इसमें पिता प्रमुख होता हुआ दिखाई देगा इस समाज में, और हर फील्डों में निर्णय लेने में हो या फिर उसके बाद समाज के अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे प्रमुख व्यक्ति अपने आप को मानता है। और ये तो इसको कहते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? कुल या परिवार थी, ये आप जान चुके हैं पहले, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज में ऋग्वैदिक समाज वर्गों में बटा हुआ नहीं था ऐसा, ठीक है। लेकिन जब अंतिम रूप से देखिएगा, ठीक है, अंतिम रूप से मतलब जब आप पूरा क्या करें, जब 10वें मंडल की बात करेंगे तो उसमें शूद्र शब्द की चर्चा मिलती है, और इसमें ऐसे कह सकते हैं कि ये समाज क्या था? बट गया था। लेकिन शुरुआती व्यवस्था में आपको ऋग्वैदिक समाज बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आप धीरे धीरे जब अंतिम अवस्था में 10वें मंडल की बात करेंगे तो उसमें शूद्र शब्द की चर्चा मिलती है, और उस आधार पर कह सकते हैं कि समाज आपको बटा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर मूल रूप से शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। अगला है लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये सब यहाँ बात लिखा हुआ वही बात आप समझ चाहिए, ठीक है। आगे जो है आपका उस काल में दास प्रथा तथा विधवा ये विवाह का प्रचलन था। दास प्रथा का मतलब क्या है? तो दास प्रथा का मतलब गुलामी समझ लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को अपने यहाँ एक लंबे समय के लिए रख रहे हैं, या फिर आजीवन भी रख रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और आपको उसको क्या करना है? आपका सेवा करना है, ठीक है। एक होता है कि आप एक मजदूरी पे किसी को ला रहे हैं कि भाई आज काम करना और तुम चले जाना पैसे लेके, पर इसमें क्या है कि आप यहाँ रहेगा, आपका गुलामी खटेगा, वैसा वाला कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको दास प्रथा कहते हैं। विधवा विवाह जानते ही हैं कि विधवा विवाह का प्रचलन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे देखिए एक आर्थिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो पशुपालन था, ठीक है। यहाँ पे आधार शब्द है, ठीक है, आधार है यह लिखा हुआ। तो ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य आर्थिक आधार था तो पशुपालन था। कृषि इनका द्वितीय पेशा था, ठीक है। उसके बाद कृषि में जौ तथा धान की उपज होती थी। ऋग्वेद में 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख मिलता है। तो 24 ऐसे मंत्र है ऋग्वेद में जहाँ पे ऐसा कृषि शब्दों का उल्लेख किया गया है। बाकी आप धान वगैरह जौ वगैरह की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या उगाया जाता था, पर प्रमुख पेशा क्या है? पशुपालन है। दूसरा पेशा आपका द्वितीय पेशा में कृषि आ जाएगा। गाय इस काल में प्रमुख रूप से माना जाता था कि ये प्रमुख है, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता, अलग अलग देवता, इसको आप हेडिंग में से भी कह सकते हैं ऋग्वैदिक कालीन धर्म, ठीक है। तो देवता में पहला कौन है? तो इंद्र है। इंद्र यह इस काल के प्रमुख देवता थे, ठीक है। और प्रमुख देवता किसी भी यहाँ पे प्रमुखता का अर्थ ये होगा कि उसके बारे में कितनी चर्चा अलग अलग किताबों में की गई है, मतलब जो वैदिक साहित्य उसमें की गई है, तो उसके आधार पर आप निकाल लेते हैं कि ये प्रमुख थे या नहीं थे। तो इस काल में प्रमुख देवता थे, और ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो 250 जगहों पे चर्चा आपको देखने को मिल जाएगा ऋग्वेद के बारे, इंद्र के बारे में, ठीक है, वैदिक साहित्यों में। यह युद्ध तथा वर्षा के देवता माने जाते थे। तो क्या है? युद्ध तथा वर्षा के देवता माने जाते हैं, हाँ, ठीक है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इतिहास का एक धारा ये है जो मानता है कि जो वैदिक ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ उसमें इनका योगदान था, ठीक है। तो ये पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला ऐसा संदर्भ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका वरुण,
इस काल के तीसरे जो प्रमुख देवता है इन्हें वरुण है, ठीक है। तो तीसरे प्रमुख देवता, एक मिनट प्लीज, यहाँ पे एक आपको कटिंग मिल जाएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा प्लीज। तो यहाँ पे एक छुटा हुआ है, ठीक है, अग्नि छुटा हुआ है, ठीक है। तो अग्नि के बारे में, अग्नि एक देवता है और ये दूसरे प्रमुख देवता माने जाते थे इस काल के। किस काल के? तो ऋग्वैदिक काल के। और उनके बारे में जो चर्चा 200 के आसपास सूक्त मिलता है उनके बारे में, तो आप ऐड कर लीजिएगा। दूसरे प्रमुख देवता कौन है? तो अग्नि है, 200 सूक्त मिलता है इनके बारे में, ठीक है। और ये अग्नि के देवता माने जाते थे। किसके देवता? अग्नि के देवता माने जाते थे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई ऐसे यहाँ पे लिखा उस तरीके से आप पहले लिख लीजिएगा इंद्र, इंद्र के बाद अग्नि, और अग्नि के बारे में चर्चा आपको कहाँ मिल जाएगा? तो 200 सूक्त मिल जाएगा, 200 सूक्त है। और इस आधार पर ये दूसरे प्रमुख देवता है, दूसरे प्रमुख देवता है और दूसरे प्रमुख देवता। और इनके बारे में क्या है कि ये अग्नि के देवता है। किसके देवता है? अग्नि के, ठीक है, अग्नि के देवता। तो इस तरीके से तीन बात आप लिख लीजिएगा इसके बारे में। तीसरे जो प्रमुख देवता यह है, इस काल के तीसरे प्रमुख देवता है वरुण, ठीक है। और इन्हें समुद्र का देवता, ऋतु तथा प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता है। समुद्र का देवता कह लीजिए, फिर ऋतु जो परिवर्तन होता है वो प्राकृतिक संतुलन कह लीजिए, उन सब का देवता इन्हें माना जाता है। इन्हें नैतिक कर्तव्यों के संरक्षक माने जाने के कारण ऋतस्व गोपा कहा जाता था। तो ये नैतिक कर्तव्यों का संरक्षण करते हैं, इस कारण से इनको ऋतस्व गोपा कहा जाता था, ठीक है। अगला जो देवता उनका नाम है सोम। सोम इन्हें औषधि तथा वनस्पति का देवता माना गया था, ठीक है। और ऋग्वेद में 9वें मंडल में इनकी चर्चा मिल जाती है, ठीक है। और इनके बारे में सोम जो रस की बात करते हैं उस आधार पर भी लोग कहते हैं कि भाई ये सोम रस कह लीजिए, फिर शराब वगैरह ऐसे कुछ तुलनात्मक रूप से कह देते हैं लोग। पर औषधि तथा वनस्पति का देवता इन्हें माना गया था और ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनकी चर्चा मिलती है, ठीक है। अगला है आपका कि मरुत, इन्हें आंधी का देवता कहा जाता था। किसका? इन्हें आंधी का देवता कहा गया है। एक दो और देवता की बात करेंगे तो अरण्यई है, एक देवता है, देवी कह लीजिए आप इनको, अरण्यई। अरण्यई ये जंगल की देवी हैं, ठीक है, जंगल की देवी, जंगल की देवी। एक है आपका सरस्वती, एक देवी हैं, आप तो इनसे परिचित ही हैं, ठीक है, सरस्वती। और इन्हें ज्ञान की देवी कहा गया। किसकी? ज्ञान की देवी। तो आप चाहे तो इसको इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अरण्यई क्या है? जंगल की देवी, और सरस्वती क्या है? ज्ञान की देवी हैं। तो दो और देवी को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये हम ऋग्वैदिक काल का जो पूरा सेक्शन था उसको खत्म कर रहे हैं। ऐसे देखो वैदिक कालीन साहित्य को, वैदिक काल सभ्यता को हम ऋग्वैदिक काल और वैदिक उत्तर वैदिक काल में बांटे हैं। एक आपको सेक्शन पढ़ाया था साहित्य वाला, वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन समाज, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ये सब आपको पढ़ा दिए। अब हम उत्तर वैदिक काल के लिए अलग से एक बात करेंगे, तो 3 अलग अलग लेक्चरों में ये कंप्लीट हो पाएगा क्या? आपका पूरा वैदिक कालीन सभ्यता। चलिए बाद में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।